हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे कि समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसके बाद गोलीय दर्पण होते क्या है, गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मान लेते हैं, दिया है कि समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब की वेग 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड है। तो वस्तु का वेग कितना होगा। तो आपको हम बताए थे कि यदि दर्पण होगा यहाँ पे, तो इसमें 20 मीटर पर सेकंड दिया है प्रतिबिंब का वेग, तो वस्तु का वेग आधा हो जाता है। तो वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? वस्तु का वेग 20/2, 10 दूना 20, 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह आपको क्वेश्चन दे दें कि क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है। तो दर्पण की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी? अधिकतम लंबाई कितनी होगी? एक व्यक्ति है जो 5 फीट का है और दर्पण कितना अधिकतम लंबाई होगा। तो बताए थे कि किसी भी प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखने के लिए लेंस, जो दर्पण की ऊंचाई होती है, वो व्यक्ति के आधे से अधिक होती है। तो आधे से अधिक मतलब कि दर्पण की हम लंबाई देखें तो आधा से अधिक होना चाहिए, मतलब 5/2 से अधिक। 5/2 से अधिक मतलब 2.5 फीट से अधिक यदि हम बनाते हैं दर्पण, तो पूरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगला मान लेते हैं क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक वस्तु का वेग भी है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? ये निकालना है कि प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग दुगना होता है। ये पूछ रहा है कि वस्तु का वेग भी है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो प्रतिबिंब का वेग कितना होता है? दुगना होता है। प्रतिबिंब का वेग दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, दुगना हो गया। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन है कि दर्पण की कभी कभी दे देगा प्रतिबिंब की वेग, तो कभी वस्तु का वेग, तो आपको उल्टा पूछेगा। यदि दर्पण की लंबाई दे देगा कि 3.5 फीट है, तो व्यक्ति कितना हो सकता है कि पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कोई क्वेश्चन खास बनते नहीं है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। चलिए, हो गया। ये देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण दो तरह के देखे हम लोग, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल इस तरह से धंसा हुआ रहता है और उत्तल जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, ये उभरा हुआ है। उत्तल मतलब उठल, अवतल मतलब धंसल, तो ये धंसा हुआ रहता है, ये धंसा हुआ है परावर्तक सतह। ठीक है, दो तरह के हो गए गोलीय दर्पण, दो तरह के, एक उत्तल और एक अवतल। तो ये अवतल उत्तल हो गया। अब इसमें कुछ गोलीय दर्पण के पद हैं। क्या है? पद है। गोलीय दर्पण के कुछ पद होते हैं, जैसे पहला ध्रुव होता है, फिर वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, फिर तीसरा प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। चौथा जो है वो है आपको फोकस, फिर पांचवा जो है वो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। तो दोनों को देखेंगे कि अलग अलग से ध्रुव किसको कहते हैं। तो देखिए, कोई दर्पण जो बना था तो उसका एक केंद्र माना गया, केंद्र माना गया, और उस केंद्र को मान करके एक इमेजिनरी केंद्र माना गया, उसी को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का जो भी केंद्र होता है, जो एक बीच में मध्य बिंदु लिया जाता है, उसी को केंद्र मान लिया। उसी केंद्र को यहाँ पे दर्पण में उसका नाम दिया गया ध्रुव, उसका नाम दे दिया गया ध्रुव। तो इस तरह से ध्रुव हो गया कि गोलीय दर्पण के केंद्र जो होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अब वो उत्तल में हो चाहे अवतल में हो, कहीं भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहा जाएगा। इसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखा गया कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का एक खंड होता है, उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता का केंद्र कहा जाता है। तो ध्रुव क्या है ये मान लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो ये कहीं ना कहीं तो इसका एक सेंटर होगा P, इसी को कहते हैं ध्रुव, इसी को कहा जाता है ध्रुव, इसी को बोलते हैं ध्रुव। तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र मान लेते हैं ये, जैसे ये हो गया, ये हो गया। यदि हम यहाँ से इसको काट देते और इधर कलई कर देते तो यहाँ से एक अवतल बनता, ऐसे ये बन गया अवतल दर्पण। यदि हम इसको अंदर से कलई कर देते हैं, इस तरह से कलई कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं, तो ये देखिए उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है। तो यहाँ से इसका भी एक केंद्र होगा और इसका भी एक केंद्र होगा, दोनों का एक केंद्र बनेगा। यदि हम इसको इधर से कलई करते, इधर से कलई करते तो देखिए एक केंद्र बनता अंदर की ओर। यदि इधर न करके हम ऐसे दिखाते आपको तो ये एक भी केंद्र बनता और यहाँ भी एक केंद्र बना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक खंड होता है, उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का खंड होता है, खंड होता है, उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इसको C से डिनोट करते हैं, C से, इसको C से डिनोट किया जाता है।
अब ये क्या होता है कि ये सीधा, ये मान लेते हैं ये आपको क्या बना, गोलीय अवतल दर्पण, और इधर से क्या बना, अवतल उत्तल दर्पण। एक यहाँ हो गया आपका C, यहाँ हो गया P, यहाँ इसमें हो गया P, इधर हो गया C। तो एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया जाता है इससे, यहाँ भी ऐसे खींच देंगे, तो इसका नाम दिया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसका नाम क्या दिया, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के परिभाषा हम क्या देंगे, गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोला का एक खंड होता है उसी खोखले गोले के केंद्र को प्रधान, ये वक्रता का केंद्र कहा जाता है। प्रधान अक्ष देखिए, प्रधान अक्ष तीसरा पॉइंट है आपका, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष देखिए क्या हुआ, तो C और P से गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से गुजरने वाले रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये हो गया प्रधान अक्ष। तो 3 यहां से कंप्लीट कर ली, ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष। ध्रुव गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक खंड होता है उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता का केंद्र कहा जाता है, वक्रता का केंद्र कहते हैं। और C और P से जो गुजरता है उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण का ये प्रधान अक्ष कहलाएगा या मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो आगे बढ़े हम, अब आगे देखिए फोकस, फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी। तो देखिए फोकस, फोकस का परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। फोकस देखिए, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया P, इधर हो गया P हो गया, और C हम देखें, यहां से भी P देखें और इधर हम क्या देखें, C देखें। ठीक है, एक अवतल है एक और उत्तल है, ध्यान से देखेंगे। अब इसके यदि हम प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण ले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से मुड़ती है, यहां भी प्रकाश की किरण ले जाएंगे, यहां भी प्रकाश की किरण ले जाएंगे, तो ये अब सीधे तो पार नहीं करेगी, ये परावर्तित हो जाएगी इधर, तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। इसी को फोकस नाम दिया, इसी को फोकस नाम दिया, प्रकाश की किरण। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, प्रधान अक्ष है ये, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। अपवर्तन या परावर्तन लेंस में भी होता है, दर्पण में भी होता है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है,
मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है, उसे फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस कहा जाता है। इसे हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। अब रही बात कि इनके और इनके बीच कुछ दूरी है तो इनको कहा जाता है फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है ये को। और यहां से यहां तक आपको आर वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए ये फोकस हो गया और यहां से यहां तक जो दूरी जो हुआ वो वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। क्योंकि गोलीय दर्पण जो था एक खोखला गोला का एक खंड था, उसी खोखले के केंद्र को हम वक्रता का केंद्र कहे थे। तो उस वक्रता के केंद्र और ध्रुव तक एक त्रिज्या है, इसलिए इसको वक्रता त्रिज्या नाम दिया। तो एक हमारे पास फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। एक हो गया वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी पी और एफ के बीच की दूरी को, मतलब ध्रुव, फोकस दूरी क्या हो गया, ध्रुव और फोकस, फोकस के बीच की दूरी, दूरी होती है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एक होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, तो ध्रुव और वक्रता के केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र, केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी होती है। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब यहाँ देखा जाए कि ये और ये दोनों में संबंध जो होता है आर बराबर 2f का होता है। मतलब त्रिज्या जो होगा हमेशा फोकस के दुगना होता है, त्रिज्या जो होगा हमेशा फोकस के दुगना होगा, आर बराबर 2f। जहां आर क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या है, फोकस है, फोकस है। अब ये दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है, उत्तल अवतल में संबंध स्थापित हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो r बराबर 2f संबंध हो गया। कैसे पता चला, ये देख रहे हैं कि ये हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों को जोड़ेंगे त्रिज्या मिलेगा। तो r बराबर हम f प्लस एफ नहीं लिख सकते, r बराबर 2f हो गया। तो वक्रता त्रिज्या बराबर मतलब r बराबर 2f हो गया, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस हुआ। मतलब वक्रता त्रिज्या हमेशा, दोनों में संबंध भी पूछा जाता है तो वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, दुगनी होती है। मतलब फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, f बराबर r/2 भी लिखा जा सकता है। तो फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। ये संबंध है, r और f में संबंध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।